आज का जो विषय है वो बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सब ने जमीन के झगड़ों की वो कहानियां सुनी हैं, जहां भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं और पीढ़ियां कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हजारों परिवारों की सच्चाई है। हाँ, तो मान लीजिए हमारे एक श्रोता हैं जिनके दादाजी की जमीन गांव में है और उस पर कोई दूसरा परिवार, कह लीजिए दशकों से खेती कर रहा है। आज हम उन्हीं के नजरिए से इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही आम स्थिति है। सवाल ये है कि वो जमीन किसकी है, जिसकी विरासत है या जो उस पर मेहनत कर रहा है। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन झगड़ों की जड़ में छिपे कानूनी सच को समझना और कुछ ऐसी गलतफहमियों को दूर करना जो शायद हमें या हमारे परिवार को भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत से बचा लें। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या सिर्फ जमीन पर सालों का कब्जा ही मालिकाना हक के लिए काफी है? और यहीं से मुझे लगता है हमारी पूरी चर्चा का जो आधार है वो सामने आता है। क्या है वो? एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी सिद्धांत, और वो है दस्तावेजी साक्ष्य की प्रधानता। दस्तावेजी साक्ष्य मतलब पेपर वर्क इज किंग। बिल्कुल। भारतीय संपत्ति कानून में किसी के जमीन पर रहने या काम करने से कहीं ज्यादा महत्व कानूनी दस्तावेजों को दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब कानून किसी की मेहनत या परंपरा से ज्यादा एक कागज के टुकड़े को क्यों तवज्जो देता है? इसकी वजह है निश्चितता, सर्टेनिटी। कानून का मकसद स्वामित्व में एक स्पष्टता लाना है। सोचिए, अगर सिर्फ कब्जे को आधार बनाया जाए तो कोई भी किसी भी खाली जमीन पर कब्जा करके उसे अपनी बताने लगेगा। हाँ, तब तो अनगिनत विवाद पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। दस्तावेज एक साफ, सत्यापन योग्य रिकॉर्ड देते हैं कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। ठीक है, तो चलिए इसी सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में होती है। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो सच में मतलब शॉक दे देती है। कौन सी? उसमें लिखा है, सहायक प्रलेखों के अभाव में 50 वर्षों की कृषि भी स्वामित्व का दावा करने के लिए कानूनी रूप से अपर्याप्त है। हाँ, ये लाइन इस पूरी बहस का सार है। 50 साल, ये तो एक पूरी जिंदगी होती है। इसका मतलब तो साफ है कि अगर आपके पास सही कागज नहीं है तो चाहे आपका परिवार आधी सदी से उस जमीन पर पसीना बहा रहा हो, अदालत की नजर में आपकी मेहनत की कोई कानूनी कीमत नहीं है। शून्य। 50 साल हो या 100 साल, कानून के लिए ये सिर्फ एक संख्या है, जब तक उसके साथ दस्तावेजी सबूत न जुड़ा हो। और यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस प्रकार की है। किस प्रकार की मतलब? मोटे तौर पर हमें संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटना होगा। पहली, पैतृक संपत्ति जो हमें विरासत में मिलती है, और दूसरी स्व अर्जित संपत्ति। अच्छा, जो हम खुद कमाते या खरीदते हैं। जी। और दोनों के लिए सबूत के मानक और दस्तावेज पूरी तरह से अलग हैं। तो चलिए पहले पैतृक संपत्ति पर आते हैं। जो जमीन पुरखों की है वो तो अपनी है ना? इसमें दस्तावेज की क्या जरूरत? यही सवाल सबसे बड़ी गलती की जड़ है। पैतृक संपत्ति के मामले में खतियान ही सब कुछ है। खतियान? जी, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि जमीन का कह सकते हैं जन्म पत्र है। इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट या खाता रिकॉर्ड भी कहते हैं। अच्छा। इसके 3 बेहद महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं। पहला, यह कब्जे का सबसे पुराना और आधिकारिक प्रमाण है। ये बताता है कि आपके पूर्वज उस जमीन पर कब से काबिज थे। दूसरा, यह लगान यानी जमीन के टैक्स के भुगतान का सबूत है कि आपका परिवार राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अहम, यह मालिकाना हक तय करने का प्राथमिक आधार है, प्राइमरी एविडेंस। किसी भी विवाद में अदालत सबसे पहले खतियान ही मांगती है। और हमारे स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि खतियान की सिर्फ प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी ही चलेगी, फोटोकॉपी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर किसी के पास सालों पुरानी फोटोकॉपी है तो उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा क्यों? वजह है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और जालसाजी का खतरा। अच्छा। एक फोटोकॉपी से आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन एक प्रमाणित प्रति का मतलब है कि उसे किसी सरकारी दफ्तर
जैसे ब्लॉक ऑफिस या तहसील से आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है। जिस पर सरकारी मोहर और दस्तखत होते हैं। जी, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि ये दस्तावेज असली रिकॉर्ड से मेल खाता है। ये अदालत को धोखाधड़ी से बचाता है। समझ गया। तो ये तो हुई उस जमीन की बात जो हमें विरासत में मिलती है। लेकिन उस जमीन का क्या जो हम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं? जाहिर है वहां सबूत का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जी बिल्कुल। स्व अर्जित संपत्ति के मामले में जमीन का इतिहास नहीं बल्कि उसका हस्तांतरण यानी ट्रांसफर सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब वो जमीन आप तक पहुंची कैसे? इन जगहों पर इसे केवाला भी कहते हैं, है ना? हाँ, केवाला भी कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात पंजीकृत शब्द है। सिर्फ स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी काफी नहीं, उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। और अगर वसीयत में मिली हो तो वसीयत की प्रमाणित प्रति चाहिए होगी। और अगर किसी ने आपको जमीन तोहफे में दी है तो उपहार विलेख यानी गिफ्ट डीड वो भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और सरकारी जमीन का क्या? जैसे भूदान वाली जमीनें होती थीं। उस मामले में सरकार द्वारा दिया गया दान पत्र या जो भी संबंधित दस्तावेज है वही मालिकाना हक का सबूत होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए मुख्य दस्तावेज जिन्हें हम कहानी का हीरो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत कुछ सहायक दस्तावेजों का भी जिक्र करते हैं। तो अगर हीरो मजबूत है तो इन सपोर्टिंग एक्टर्स की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सहायक दस्तावेज आपके मुख्य दावे को, आपके हीरो को और ज्यादा वजन देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दाखिल खारिज की प्रति या म्यूटेशन रिकॉर्ड। दाखिल खारिज, ये मैंने बहुत सुना है। इसका मतलब क्या आसान भाषा में? इसको ऐसे समझिए, आपने एक मकान खरीदा और सेल डीड बनवा ली, लेकिन बिजली का बिल अभी भी पुराने मालिक के नाम पर आ रहा है। अच्छा। दाखिल खारिज करवाना मतलब सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में यानी लगान के रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाना। वाह, ये बिजली बिल वाला उदाहरण तो एकदम साफ कर देता है ना? ये अपने आप में मालिकाना हक का सबूत नहीं है, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत है कि सरकार अब आपको जमीन का मालिक मानती है और आपसे टैक्स वसूलेगी। तो सेल डीड से आपने संपत्ति खरीदी और दाखिल खारिज से आपने सरकार को बता दिया कि अब नए मालिक आप हैं। और लगान की रसीदों का क्या? लगान रसीदें यानी लैंड रेवेन्यू रिसीट्स उस कहानी को आगे बढ़ाती हैं। ये इस बात का एक टाइमलाइन रिकॉर्ड है कि आप लगातार अपने मालिकाना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बिल्कुल। किसी विवाद की स्थिति में अगर आप पिछले 20-30 साल की लगातार रसीदें दिखा पाते हैं तो ये साबित करता है कि आप अपनी संपत्ति को लेकर सजग थे। और आखिर में नक्शा और प्लॉट प्लान। जी, वो जमीन की चौहद्दी यानी सीमाओं को तय करता है। पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद या अतिक्रमण के मामलों में ये दस्तावेज अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल साफ है। दस्तावेज हैं तो हक है, दस्तावेज नहीं तो हक नहीं। लेकिन अब कहानी में एक कानूनी मोड़ आता है, एक ऐसा रास्ता जहां बिना दस्तावेज के भी मालिकाना हक मिलने की एक धुंधली सी संभावना बनती है। हमारे स्रोत इसे प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहते हैं। ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, ये दस्तावेजी सबूत के सामान्य नियम का एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं विवादास्पद अपवाद है। प्रतिकूल कब्जा। जी, प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निजी संपत्ति पर एक निश्चित समय तक बिना किसी रोक टोक के काबिज रहता है तो वो उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है, भले उसके पास कोई कागजात ना हो। भले ही उसके पास कोई कागजात ना हो। लेकिन एक मिनट, ये प्रतिकूल कब्जे का कानून सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो एक तरह से किसी और की जमीन पर कब्जा करने को, अतिक्रमण को कानूनी मान्यता दे रहा है। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। पहली नजर में ये कानून गलत लगता है, लेकिन इसके पीछे कानून की एक गहरी फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी हो सकती है इसके पीछे? कानून यह मानता है कि जमीन एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है, इसे यूं ही बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए। ये कानून जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, मतलब कि अगर आप अपनी जमीन की परवाह नहीं करते तो आप उसे खोने का जोखिम उठाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई मालिक अपनी जमीन को 12 साल से भी ज्यादा समय के लिए छोड़ देता है और ये भी नहीं देखता कि उस पर कौन रह रहा है, तो कानून ये मानता है कि वो मालिक अपनी संपत्ति में कोई रुचि नहीं रखता। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, ये इतना आसान नहीं है। इसका दावा साबित करने का बोझ पूरी तरह से कब्जेदार पर होता है और शर्तें बहुत ज्यादा सख्त हैं। तो क्या हैं वो सख्त शर्तें? कब्जेदार को अदालत में क्या-क्या साबित करना होता है?
उसे 3 मुख्य बातें साबित करनी होती हैं। पहली कि उसका कब्जा खुला, निरंतर और निर्बाध था। खुला, निरंतर और निर्बाध, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसने छिपकर कब्जा नहीं किया, सबको पता था कि वो वहां रह रहा है और उसे उस अवधि में किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। दूसरी और सबसे मुश्किल शर्त ये कि कब्जा वास्तविक मालिक के हक के प्रतिकूल यानी हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मतलब लड़ाई झगड़ा? नहीं, इसका कानूनी मतलब है कि कब्जेदार ने जमीन को मालिक की अनुमति से नहीं बल्कि अपना हक जताते हुए इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब वो किराएदार या केयरटेकर की तरह नहीं रह रहा था? बिल्कुल। और तीसरी शर्त, ये कब्जा एक वैधानिक अवधि के लिए था। भारत के लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार निजी संपत्ति के लिए ये अवधि 12 साल है। और सरकारी संपत्ति के लिए? उसके लिए 30 साल। तो प्रतिकूलता या हॉस्टिलिटी साबित करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, और इसी मुद्दे पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ किया है। जी, हमारे स्रोत 2018 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का जिक्र करते हैं, अंथुला सुधाकर बनाम पी बुच्ची रेड्डी। हाँ, ये एक लैंडमार्क केस माना जाता है। बिल्कुल। इस फैसले ने इस विषय पर बहुत सी उलझनों को दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ लकीर खींच दी। क्या कहा कोर्ट ने? तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ कब्जा होना, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको मालिक नहीं बनाता। अगर आपके पास टाइटल यानी मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, तो आप सिर्फ कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का मुकदमा नहीं कर सकते। तो फिर कब्जे का क्या फायदा? हाँ, अगर कोई आपको आपकी जमीन से जबरदस्ती निकाल रहा है, तो आप कब्जे की सुरक्षा के लिए मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक के लिए नहीं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे मत निकालो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जमीन मेरी है। बिल्कुल सही। मालिकाना हक के लिए आपको या तो दस्तावेज दिखाने होंगे या फिर प्रतिकूल कब्जे की उन सख्त शर्तों को साबित करना होगा। और इसके बाद भी इस पर कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आए हैं ना? हाँ, कानून लगातार विकसित हो रहा है। 2019 में एक और दिलचस्प मामला आया, रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर। इसमें अदालत ने एक कदम और आगे जाकर कहा कि सिर्फ जमीन पर बैठे रहना काफी नहीं है। कब्जेदार को ये साबित करना होगा कि उसने असल मालिक को एक तरह से बेदखल कर दिया था। बेदखल? हाँ, और मालिक को ये पता था कि कब्जेदार उनके हक को चुनौती दे रहा है। ये उस प्रतिकूलता की शर्त को और भी ज्यादा सख्त बना देता है। फिर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ केरला बनाम जोसेफ मामले में कोर्ट ने फिर दोहराया कि सिर्फ लंबा कब्जा काफी नहीं है, प्रतिकूलता का इरादा साफ साफ साबित करना होगा। तो ऐसा लगता है कि अदालतें इस कानून को लेकर और ज्यादा सतर्क हो रही हैं। बहुत ज्यादा। हाल के फैसलों में तो न्यायालय का रुख और भी कड़ा हो गया है और वे प्रतिकूल कब्जे के दावों को खासकर सरकारी जमीन पर बहुत मुश्किल से ही स्वीकार कर रहे हैं। इन सारे कानूनी सिद्धांतों को समझने के बाद अब उस व्यावहारिक सवाल पर आते हैं जो हमारे श्रोताओं के मन में होगा। अगर मैं एक जमीन मालिक हूं और मैं देखता हूं कि कोई मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्रोता इस पर बहुत ही स्पष्ट और तत्काल कार्रवाई की सलाह देते हैं, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहला कदम क्या हो? सबसे पहला और जरूरी कदम है हिंसा से बचना। अतिक्रमणकारियों से किसी भी तरह के शारीरिक विवाद में उलझना आपके खिलाफ जा सकता है। सही बात है। दूसरा कदम, तुरंत सबूत इकट्ठा करें। अपने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें लेकर अतिक्रमण के प्रयास का दस्तावेजीकरण करें। यह बाद में एक महत्वपूर्ण सबूत बनता है। और कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? सीधे पुलिस के पास जाना होगा? जी, इसके तुरंत बाद निकटतम पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक लिखित प्रार्थना पत्र दायर करें, जिसमें घटना का पूरा विवरण, समय और तारीख के साथ हो। और उस प्रार्थना पत्र के साथ क्या लगाना होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, उस आवेदन के साथ अपने सभी संपत्ति दस्तावेजों की प्रतियां, जैसे खतियान, बिक्री विलेख, ताजा लगान रसीद, दाखिल खारिज की प्रति जरूर संलग्न करें। अच्छा, ताकि पुलिस को पहली नजर में ही पता चल जाए कि आप असली मालिक हैं। बिल्कुल, ये आपके स्वामित्व के दावे को तुरंत प्रमाणित करता है और पुलिस को ये दिखाता है कि दूसरा पक्ष अतिक्रमणकारी है। ये त्वरित और दस्तावेज समर्थित कार्रवाई अक्सर मामले को शुरुआत में ही रोक देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि भारतीय संपत्ति कानून में दस्तावेज ही सब कुछ है। सक्रिय और सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण ही सबसे बड़ी रणनीतिक सुरक्षा है। हाँ, कह सकते हैं कि लिटिगेशन के खिलाफ सबसे बड़ा कवच यही है। चाहे संपत्ति पैतृक हो या स्वार्जित, सही और प्रमाणित दस्तावेजों को संभाल कर रखना सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं,
बल्कि अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल, एक सुव्यवस्थित दस्तावेजी रिकॉर्ड आपके स्वामित्व को एकमात्र दावे से एक कानूनी रूप से अकाट्य अधिकार में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है। जी पूछिए। आपने कहा कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड भी अपने आप में सब कुछ नहीं है। हाँ, हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ एक पंजीकृत बिक्री विलेख यानी रजिस्टर्ड सेल डीड होना ही मालिकाना हक की गारंटी नहीं है। तो फिर क्या है? संपत्ति का टाइटल पूरी तरह से स्पष्ट होना, यानी पिछले मालिकों की श्रृंखला में कोई गड़बड़ी न होना, और साथ में म्यूटेशन और कब्जा भी उतना ही जरूरी है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। और वो सवाल क्या है? सोचने वाली बात यह है, अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज भी अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है, तो एक आम खरीदार को संपत्ति के टाइटल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए और किन गहराइयों में जाना चाहिए? अच्छा सवाल है। और क्या-क्या जांच करनी चाहिए ताकि वो भविष्य के किसी भी विवाद से बच सके?